वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रिपल इंटीग्रल। और देखा जाए ट्रिपल इंटीग्रल एक्चुअली हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है दैट फंक्शन इज ऑफ थ्री वेरिएबल। लेट से मेरे पास कोई फंक्शन एफ है और ये फंक्शन मेरे पास अगर तीन वेरिएबल का फंक्शन है तो मैं आई विल यूज ट्रिपल इंटीग्रल। जैसे आपने देखा था कि जब फंक्शन हमारे पास वन वेरिएबल का होता था तो हम उसमें इंटीग्रेशन करते थे। सिंगल इंटीग्रेशन उसके अंदर होती थी। और एक्चुअली आपने ये बात देखी है कि जब भी इंटीग्रेशन परफॉर्म की जाती है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तो सिंगल इंटीग्रल। देन वी मूव टू द मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में इंटीग्रेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसमें आपने देखा था जब फंक्शन दो वेरिएबल का आया था तो हमने वहाँ पे डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। अच्छा, ट्रिपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया, इसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोग को अगर रिकॉल करें हमारे पास हमने बात ये डिस्कस की थी जब सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के ऊपर हम बात करते थे। तो उस वक्त हमने देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल जो बनता है या रिमेन सम का जो कॉन्सेप्ट आता है बिल्कुल एनालॉगस टू दैट तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह की बात करते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है तीन वेरिएबल का जो कि अगर आप इस फिगर को देखें, फिगर 14.5.1। इस फिगर को अगर आप देखें तो इस फिगर में हमारे पास कोई फाइनाइट सॉलिड दिया हुआ, दिस इज फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। एक आर्बिट्ररी एक फंक्शन लिया तीन वेरिएबल का। तो जिस तरह से आप लोग अगर रिकॉल करें वहां पे हम करते ये थे सिंगल वेरिएबल वाले केस में हम अपने इंटरवल को पार्टीशंस पे डिवाइड करते थे, सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते थे और हर सब इंटरवल की एरिया फाइंड करते थे। मतलब एक आर्बिटरी पॉइंट लेते थे उस सब इंटरवल के अंदर एक्स के स्टार के नाम से और उसकी हाइट निकालते थे एफ एक्स के स्टार से। देन उसको विथ से यानी कि जो सब इंटरवल की उस पर्टिकुलर सब इंटरवल की विथ है उससे हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर इंटरवल का एरिया आ जाता। फिर हम उस पे समीशन का साइन अप्लाई करते थे तो हमारे पास पूरे रीजन का या पूरा एरिया हमारे पास जो अंडर द कर्व है वो बन जाता था। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की है, मैं वो फिगर दोबारा शो नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये कौन सा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल सेम एनालॉग स्टूडेंट यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। मेरे पास लेट से कोई फाइनाइट सॉलिड है, उस फाइनाइट सॉलिड के अंदर मैंने एक आर्बिटरी क्यूब ले लिया। उस आर्बिटरी क्यूब के अंदर मैंने कोई आर्बिटरी पॉइंट ले लिया एक्स के स्टार वाई के स्टार जेड के स्टार के नाम से। और मैंने कहा कि ये जो मेरे पास फाइनाइट क्यूब है इसका जो वॉल्यूम है डेट इज डेल वी के। अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो आर्बिटरी पॉइंट है इसको फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे इसकी हाइट मिल जाएगी। तो अगर मैं हाइट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ट्रिपल इंटीग्रल का मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपने प्रीवियसली डिस्कस हम करते रहे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो चीज बन जाएगी वो, अगर आप इस वाले इंटीग्रल को देखें हमारे पास ये बिल्कुल सेम उसी तरह का इंटीग्रल है जो कि हम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर डिस्कस करते थे। हमारे पास फंक्शन है तीन वेरिएबल का, उसको डीवी से मल्टीप्लाई किया। और अगर राइट साइड पे देखें जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, आप जब तमाम तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करके अगर तमाम पे सम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल ये जो है ये टोटल हमें मिल जाएगा जैसे रीमेन सब की तरह। तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये जो मेरे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है, सब इंटरवल तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ जो बॉक्सेस है, नंबर ऑफ सब डिविजन्स जो है, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो हमारे पास यहाँ से ट्रिपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है। अच्छा, अब ट्रिपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज देखें, जस्ट लाइक अगर आप रिकॉल करें जो हमने प्रॉपर्टीज आपने उसमें डिस्कस की थी वन वेरिएबल का जब इंटीग्रल डिस्कस कर रहे थे या दो वेरिएबल का, जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है यानी कि जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो उस पर इंटीग्रल का साइन अप्लाई हो तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन जाता है। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम इस कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज है ट्रिपल इंटीग्रल की जो कि हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं।
अब हम आते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल अगर हमें दे दिया जाए तो ट्रिपल इंटीग्रल को एवोल्यूट कैसे करना चाहिए। अगर आप रिकॉल करें, हमने एक थ्योरम पढ़ा था डबल इंटीग्रल के केस में, डेट वाज फिबोनाची थ्योरम। और ये थ्योरम हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई लिमिट दे दी जाए इंटीग्रेशन की, डेट आर कांस्टेंट लिमिट्स, तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची थ्योरम इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे आप इधर देख सकते हैं, मेरे पास फंक्शन दो वेरिएबल का है, तो सॉरी थ्री वेरिएबल्स का है। तो मैं अगर बात करूं कि मेरे पास लेट से जो लिमिट्स है, एक्स की लिमिट्स है, मैंने कहा लेट से दिस इज फ्रॉम ए टू बी, एंड लेट से द लिमिट्स ऑफ फंक्शन की जो लिमिट्स है वाई की, लेट से मैंने उसको कहा कि दैट इज फ्रॉम सी टू बी। एंड सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो फंक्शन की लिमिट्स हैं z के लिमिट्स जो है, दैट इज फ्रॉम लेट्स से एनी नंबर, लेट्स से फ्रॉम e टू f कह लें, दीज आर ऑल नंबर्स। तो हमारे पास अगर ये अकॉर्डिंग टू फिबोनाची थ्योरम, अगर मैं ये ट्रिपल इंटीग्रल, ये वाला ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहूँ, और जी मेरे पास कोई सरफेस है, एनी सरफेस, आप उसमें डबल इंटीग्रल में इधर कहते थे कोई रीजन है, जी इधर मैं कह रहा हूँ कोई सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर आप इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको एक शो किया था, फाइनाइट सॉलिड शो किया था, उस फाइनाइट सॉलिड में कोई पर्टिकुलर आपको लिमिट्स है, आप पूरे फाइनाइट सॉलिड की निकालना चाह रहे हैं, या फिर उसमें कोई पर्टिकुलर पीस है उसका आप लिमिट्स निकालना चाह रहे हैं, तो जी ये वो सॉलिड। तो आपका ये एफ एक्स वाई जेड और मल्टीप्लाई बाय डी बी, अगर ये आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जस्ट लाइक डबल इंटीग्रल, लिमिट्स जब कांस्टेंट होती हैं तो हमारी मर्जी होती है कि हम इसमें कोई सी भी लिमिट्स पहले लिख सकते हैं। लेट से मैंने कहा कि भाई इसमें ए टू बी, देन सी टू डी, और देन ई टू एफ, एफ ऑफ एक्स वाई जेड। डीवी डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप इसमें देख सकते हो पहले हम जेड के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये वाला जब जेड के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है तो इसकी लिमिट्स ये होंगी। देन इसमें हम वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये वाई की लिमिट्स हो गई, this is limit of y, and finally we are evaluating the integral with respect to x। तो हमारे पास ये फाइनली x की लिमिट्स है। अच्छा, अगर ये लिमिट्स कांस्टेंट हो, जैसे हमने डबल इंटीग्रल में भी डिस्कस किया था, अगर ये लिमिट्स कांस्टेंट हो तो ये इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, इन लिमिट्स को आपस में आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट्स कांस्टेंट नहीं होती है तो इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। जो लिमिट वेरिएबल होती है हमें उसी लिमिट को पहले एवेल्यूएट करना। लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कोई। अम, तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन है, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जस्ट लाइक बिफोर डबल इंटीग्रल में हम ये कहते हैं कि जब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होती है उसको वेरिएबल कंसीडर करते हैं, बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एज ए कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करूँ, तो ऑब्वियसली मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका इंटीग्रल निकाल लूँ, तो इसमें मेरे पास फर्स्ट टू इंटीग्रल्स विल रिमेन एज इट इज, तो मैं वर्किंग नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन जब हो जाती है लिमिट का, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, मैं इसमें कर रहा हूँ पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रल, साइन एक्स वाई will be considered as constant because x and y are constant, because मैं z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। zx का आप जब इंटीग्रल निकालोगे, that will be x z स्क्वायर ओवर 2, और इसमें बाकी हमारे पास साइन एक्स वाई ये एज ए कॉन्स्टेंट है। लिमिट जैसे अभी हमने कहा z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये लिमिट भी हमारे पास z की है। z की लिमिट इज फ्रॉम 0 टू, तो बाकी हमारे पास ये दोनों एज इट इज रहेंगे, डी वाई डी एक्स। अच्छा, अब इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं 1/2, इसको मैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले गया, 1/3 से 1/2, देन फ्रॉम 0 टू पाई,
आप इसमें जब लिमिट्स अप्लाई करोगे, क्लियरली यू कैन सी के इसमें सिर्फ अपर लिमिट से ये सर्वाइव करेगा, बाकी जो लोअर लिमिट आप जब इसे पुट करोगे ये मैनिश हो जाएगा, जीरो है। तो मेरे पास ये बचेगा सिर्फ एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इसको मैं फर्दर जब इंटीग्रेशन करने पे आऊंगा तो फर्दर इंटीग्रेशन के लिए इसमें मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल निकाल लो। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका इंटीग्रल जब निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप इसका इंटीग्रल निकालोगे तो एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। आप देख सकते हो साइन एक्स वाई का जो डेरिवेटिव है, मतलब जो एंगल का डेरिवेटिव है, एंगल का डेरिवेटिव इस विद रिस्पेक्ट टू वाई में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका एंगल का डेरिवेटिव एक्स होगा जो कि साथ मौजूद है। साइन का इंटीग्रल आप सब जानते हैं, दैट इज माइनस कॉस, ये बचेगा माइनस, मैंने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दिया, माइनस कॉस एक्स वाई, इंटीग्रेशन की लिमिट इज फ्रॉम जीरो से लेके पाई तक, और dx। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब लिमिट्स अप्लाई होंगी, ये y की लिमिट्स है, तो ये y पे अप्लाई होंगी, तो ये हमारे पास 1/3 से 1/2, सॉरी, तो ये हो गए लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ अभी। एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस पाई एक्स माइनस कॉस जीरो विच इज इक्वल्स टू वन, और बाकी इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय dx। अब इसको फर्दर हम बस सिंगल सा इंटीग्रल, मासूम सा इंटीग्रल रह गया जो कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रल आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रल जो है साइन पाई एक्स अपॉन पाई होगा, -1/2, और साइन कॉस पाई एक्स का इंटीग्रल इज साइन पाई एक्स ओवर पाई, और सिमिलरली वन का इंटीग्रल इज एक्स, एंड हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो गई। अब लिमिट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है, 1/3 1/2। इस पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, -12, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा साइन साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस साइन पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई, माइनस इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स के ऊपर, -1/2 +1/3। साइन पाई बाय टू, वी ऑल नो साइन पाई बाय टू इज इक्वल्स टू वन, और इसकी जगह पे वन आ जाएगा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पेज पे। साइन पाई बाय थ्री, यानी कि साइन 60 इज √3/2, इधर √3/2, एंड देन आगे इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन हमारी एक्चुअली हो चुकी है। तो ये हमारा एक इंटीग्रल, हमने ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व किया जिसमें आप देख सकते हैं सारी लिमिट्स कांस्टेंट थी। अगर कोई हमारे पास ऐसा इंटीग्रल आ जाए जिसमें लिमिट्स वेरिएबल हो तो फिर किस तरह से होगा, अब एक एग्जांपल हम उसकी भी देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सारी लिमिट्स कांस्टेंट थी। जैसे सवाल में लिखा था मैंने वैसे ही वैसे सॉल्व किया था, लेकिन जब लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं तो उसमें आप जो है आगे पीछे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब ये कि इंटरचेंज कर सकते हैं, बशर्ते ये कि वो इंटीग्रेंड इस फॉर्म का हो कि वो सॉल्वेबल हो। इस वाले जब हमारे पास लिमिट्स वेरिएबल होती हैं तो उसमें ये काम हम नहीं कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हो जो लास्ट वेरिएबल है, यूजुअली हमारे पास लास्ट वेरिएबल, सॉरी, जिसके रिस्पेक्ट से हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करें, दैट इज जेड हेयर। तो आप देख सकते हैं जेड की लिमिट इज इन फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स, और y की लिमिट जो है वन वेरिएबल की फॉर्म में, और x की लिमिट जो सबसे लास्ट पे आप इंटीग्रेशन करें वो कांस्टेंट लिमिट। तो इसमें हमारे पास जस्ट लाइक डबल इंटीग्रल, इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले वो इंटीग्रल सॉल्व किए जाते हैं जो कि दो वेरिएबल्स की फॉर्म में जिसकी लिमिट होती है, उसके रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेशन होती है। देन हमारे पास वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होती है जिसमें वन वेरिएबल मौजूद है जो कि इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल होता है, लास्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ होता है।
और जो सबसे लास्ट में उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होती है जो कि रिमेनिंग, यानी कि हमारे पास जिसकी लिमिट्स कांस्टेंट होती है, वो सबसे आखिर में इंटीग्रेशन होती है। तो इधर हमारे पास सबसे पहले z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज यू कैन सी कि इधर हमारे पास जो z की लिमिट्स है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यानी कि सबसे पहले फर्स्ट टू इंटीग्रल्स विल रिमेन एज इट इज, 0 से √4 - x² उसके बाद हमारे पास इसमें सबसे पहले z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x z। z की लिमिट इज फ्रॉम -5 +x² +y²। और हमारे पास ये हो जाएगा 3 - x² - y²। और इसी तरह से दिस इज dy dx। इसके ऊपर आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2। एंड मतलब फर्स्ट टू इंटीग्रल्स रिमेन्स एज इट इज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के z की लिमिट से, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे, आफ्टर अप्लाई लिमिट्स, हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अब मैं इस पे लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट सॉरी अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स विल रिमेन एज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8xy -2x³ -2/3 x y³ और लिमिट हमारे पास है इसकी 0 से लेकर √4 - x²। क्लियरली लोअर लिमिट से ये वैनिश हो जाएगा सारी टर्म्स, तो सिर्फ अपर लिमिट अप्लाई होगी। आफ्टर अप्लाइंग अपर लिमिट हमारे पास सिचुएशन जो आएगी, तो लिमिट्स अप्लाई करके ये बन जाएगा। अगर आप देखें इसमें फर्स्ट इंटीग्रल इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, बिकॉज अगर इसमें देखें अंदर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, डेट इज -2x इसका डेरिवेटिव है। तो -2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं या 8 को फैक्टर बना के तो बहरहाल ये इसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है। लास्ट वाला इंटीग्रल भी इज वेरी इजी, इसका भी साथ में -2x इसका डेरिवेटिव है जो कि साथ में मौजूद है। तो ये इस पे पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला की फॉर्म होती है, यानी कि u की पावर n और साथ में अगर u का साथ में डेरिवेटिव लिखा हुआ हो, तो आ, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज u की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो फर्स्ट और लास्ट इंटीग्रल तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। जो हमारे पास सेकंड टर्म है, जो सेकंड इंटीग्रैंड है, इसमें आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लें, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लीजिए। तो दोनों में से किसी एक भी फॉर्म में कर लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको इस वाले फंक्शन को अगर आप इस फॉर्म में लिख लें, -2x डॉट x² √4 - x²। तो हमारे पास ये जो चीज है जो मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, उसको आप एक फंक्शन कंसीडर कर लीजिएगा, -2x और √4 - x²। इन दोनों को आप मर्ज करके एक फंक्शन कंसीडर कर लीजिएगा। मतलब इसको v सेकंड फंक्शन, यानी कि u इंटू वी के फॉर्मूले में बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन v के फॉर्म में इसको कंसीडर कर लीजिएगा, और x² को आप u कंसीडर कर लीजिएगा। फिर इस पे बाय पार्ट्स लगा के ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये है, अगर फिर भी इशू हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। तो ये तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको शो किए, तो वो सवाल थे जिसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें ऑलरेडी गिवन थी। लेकिन समटाइम हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स यूं गिवन नहीं होती, हमें जो है सरफेस को ऐसे इक्वेशंस की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो उस केस में हम लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको समझना बहुत ही आसान सी बात है। अगर आपको डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालनी आती है, जो हमने जनरल रीजन्स डबल इंटीग्रल में यानी कि नॉन रेक्टेंगुलर रीजन वाले केसेस डिस्कस किए थे, अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसमें भी हमें इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास लिमिट्स निकालने का तरीकाकार ये होता है कि आप इसमें सबसे पहले z की लिमिट निकालें इन टर्म्स ऑफ x और y। z की लिमिट निकालने के लिए हमारे पास लेट से कोई सॉलिड सरफेस है g के नाम से। इस सॉलिड सरफेस के बाद को आप देखें तो इसमें इस सॉलिड सरफेस में
एक हमारे पास लोअर सरफेस है, सॉलिड सरफेस में एक लोअर सरफेस है यानी कि जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई डिफाइन है। और दूसरी सरफेस जो है अपर सरफेस है जिसमें जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई इसमें भी डिफाइन। तो जेड की लिमिट लोअर सरफेस से अपर सरफेस तक ये जेड की लिमिट हो जाएगी। बाकी फिर आप ये काम करें कि जो सरफेस हमारे पास गिवन है इस सरफेस का प्रोजेक्शन ले लें एक्स वाई प्लेन के ऊपर। जब आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं वी नो के एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेते हुए जेड इक्वल्स टू जीरो होता है ऑन एक्स वाई प्लेन। आप जेड इक्वल्स टू जीरो पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन रिमेनिंग बचेगी तो यानी कि आपने एक्स वाई प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन ले लिया। तो हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन लेने के बाद जो कर्व्स है आप उस कर्व्स को प्लॉट जब करेंगे तो हमारे पास एक रीजन बन जाएगा। उस रीजन का इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही होगी। डबल इंटीग्रल जो बन जाएगा वो इस फॉर्म का डबल इंटीग्रल वाली जो लिमिट्स आप जिस तरह से निकालते हैं इस फॉर्म में इसकी लिमिट्स निकाल। मैं इस लिमिट्स को में आपकी मर्जी है। डबल इंटीग्रल में हम जो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन पढ़ा था उसमें हमने देखा था हमारी मर्जी है कि टाइप वन रीजन से करें या टाइप टू रीजन से करें जिससे काम इजी हो आप वो काम कर सकते हैं। तो इस वाले केस में अगर मैं आपको एक आध एग्जांपल शो करूं तो लिमिट इसमें वाले केस में कैसे निकलती है तो देखते हैं हम। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 9 to 12। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी बिकॉज इसमें ऑलरेडी हमें लिमिट्स दे दी गई हैं। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है ऑलरेडी आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड तीनों की लिमिट्स कांस्टेंट है। तो ये तो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची थ्योरम आपको इसे भी इंटीग्रल पहले सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज इसमें भी हमारे पास लिमिट्स गिवन है। बस इसमें ख्याल ये करना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा इंटीग्रल होगा ऑब्वियसली जेड के रिस्पेक्ट से करूंगा बिकॉज जेड में दो वेरिएबल्स है। मैंने आपको अभी बताया था कि वो वाला इंटीग्रल सबसे पहले सॉल्व होता है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास वो इंटीग्रल सॉल्व होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है देन हमारे पास जो कांस्टेंट लिमिट्स होती है वो बिल्कुल आखिर में। आप देख सकते हैं एक्स और वाई एक्स वाली जो लिमिट्स है एक्स की जो लिमिट्स है उसमें वाई की टर्म्स में एक वेरिएबल के टर्म्स में और लास्ट में सबसे आखिर में वाई की टर्म्स में इंटीग्रेशन। तो 9 and 12 में तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें दी। क्वेश्चन नंबर 10 की लिमिट्स मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसमें अगर देखो इसमें इन्होंने कहा है वेयर जी इज द सॉलिड इंटीग्रेंट इज वाई वेयर जी इज द सॉलिड एनक्लोज्ड बाय द प्लेन जेड इज इक्वल्स टू वाई एक्स वाई प्लेन। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसमें z की लिमिट निकालोगे। z की लिमिट निकालने के लिए आप करते हो कि सबसे पहले लोअर प्लेन देन अपर प्लेन की बात करते हो। अगर आप इसमें देखो हमारे पास ये जो है दिस इज योर y एक्सिस दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन इज ऑब्वियसली ये हमारे पास ये पूरा जो है दिस इज योर एक्स वाई प्लेन पूरा हमारे पास एक्स वाई प्लेन। तो ये तो एक्स वाई प्लेन हो गया। बाकी हमारे पास क्या रहा है जेड इज इक्वल्स टू वाई। व्हाट इज जेड इज इक्वल्स टू वाई। जेड इज इक्वल्स टू वाई विल बी समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरह का प्लेन हमारे पास बनेगा जेड इज इक्वल्स टू वाई का। तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन से ऊपर यानी कि अगर मैं जेड की लिमिट की बात करूं तो जेड की लिमिट इज फ्रॉम जीरो से लेके वाई तक जेड की लिमिट्स दी। बाकी जहां तक ताल्लुक है आगे द पैराबोलिक सिलेंडर y इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारे पास तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले जो z की लिमिट आप निकालते हैं उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस की लिमिट निकालते हैं। बाकी जो दो इंटीग्रल्स हैं रिमेनिंग टू इंटीग्रल्स उनके लिए हम एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सरफेस जो दी गया उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ले लेते हैं। तो यानी कि अगर मैं देखूं मुझे एक्स वाई प्लेन एक तो खुद एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है और देन उस एक्स वाई प्लेन में एक सिलेंडर बन रहा है बाय इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम जरा प्लॉट करके देखते हैं कि हमें सिचुएशन क्या दी। तो मैं इधर ही प्लॉट कर लेता हूँ एक रफ फिगर आपको सामने शो करता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन दिया हुआ और इस एक्स वाई प्लेन में मेरे पास सबसे पहले y इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए मेरे पास ये फिगर y इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर ये फिगर।
एक तो ये चीज हो गई। दूसरा इन्होंने कहा है कि हमारे पास जेड इज इक्वल टू वाई। जेड इज इक्वल टू वाई, यानी कि अगर मैं इस केस में देखूं तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जब हम एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेते हैं तो जेड को जीरो पुट करते थे। जेड इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब है वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि ये तीन चीजें मिलके वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड ये वाला हमारा वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों चीजें मिलके हमारे पास ये वाला रीजन आर जो है ये रीजन आर। अब इस रीजन आर की जो लिमिट्स है, इस रीजन आर की लिमिट्स निकालना इज नॉट डिफिकल्ट। अगर मैं इसको टाइप वन वाले मेथड से इसको लिमिट्स निकालूं, टाइप वन वाला मेथड ये कहता है कि दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान इसको एनक्लोज कर दो। वर्टिकल लाइन एक हमारे पास ये वाली वर्टिकल लाइन होगी, और सेकंड वर्टिकल लाइन हमारे पास ये होगी। अगर मैं इन दोनों वर्टिकल लाइंस की बात करूं, यहाँ पे इन वर्टिकल लाइंस में की लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होगी। यानी कि एक्स की लिमिट हो गई माइनस वन से लेके वन तक। और वाई की लिमिट्स की अगर बात करें तो वाई की लिमिट्स निकालने के लिए लोअर कर्व से अपर कर्व, लोअर कर्व इज हियर इज जीरो, एंड अपर कर्व हियर इज वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास y की लिमिट्स भी हो। तो यानी कि ये हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की लिमिट आ चुकी है। अब बस इस लिमिट्स को पुट करके आपको जस्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म। तो यानी कि हम इसमें ट्रिपल इंटीग्रल अगर जब सॉल्व करना हो, उसमें लिमिट्स अगर हमें नहीं दी हुई हो, हमें सरफेस एक जनरल इक्वेशंस की फॉर्म में डिफाइन हो, तो इसकी लिमिट्स निकालने का मेथड भी हमने देखा। अच्छा, अगर वॉल्यूम ऑफ द सरफेस निकालने का बोलता है, तो जब हमने पोलर रीजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें आपने देखा था फंक्शन को एफ इक्वल्स टू वन पुट कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, अगर वॉल्यूम ऑफ द सरफेस निकालने का बोलता है तो आप फंक्शन की जगह पे वन पुट कर दीजिएगा। बाकी लिमिट्स निकालने का जो मेथड है डेट रिमेन सेम, वो मेथड मिल जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ट्रिपल इंटीग्रल। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए एक्सरसाइज में उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। और भी अगर आप दूसरी बुक से भी सॉल्व करें तो आपको सेहत भी अच्छा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वेरी मच।